हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। एक बार फिर से मोन्टू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोन्टू वर्मा और दोस्तों हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इसी के अंतर्गत आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि द्वितीयक श्वसन अंग होते हैं। इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए डायग्राम के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अपना चैप्टर चल रहा था। श्वसन तंत्र के बारे में स्टडी कर रहे थे दोस्तों हम। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें दोस्तों एक जोड़ी नासा छिद्र होती है, और इसका ये जो भाग होता है नासा कपाट होता है। इसी में दोस्तों एक ये जो संरचना होती है, यहां पर फेरिंग्स होता है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। दोस्तों इस ग्रसनी के बारे में हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। दोस्तों ये जो ग्रसनी होती है भोजन नली व श्वास नली दोनों का कार्य करती है, और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। और हमने देखा था कि जो एपिग्लोटिस का जो कार्य होता है वह यह होता है कि जो भोजन होता है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। ये एपिग्लोटिस का कार्य होता है। इसी के ठीक नीचे दोस्तों एक संरचना पाई जाती है जिसे लैरिंग्स कहते हैं। इसी लैरिंग्स का एक नाम और होता है साउंड बॉक्स, यानी कि इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो संरचना होती है ये ट्रेकिया कहलाती है। ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो ट्रेकिया होती है, श्वास नली होती है, पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक आकर के और दो भागों में डिवाइड हो जाती है। देखिए कौन कौन से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये यहां से पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक आकर के दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और इसे ब्रोंकाई कहा जाता है, यानी कि श्वसनी कहा जाता है। एक प्राथमिक श्वसनी होती है और एक द्वितीयक श्वसनी होती है। इसके बाद में देखिए हम फेफड़े बना लेते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों ये जो ब्रोंकाई होती है, जो श्वसनी होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक प्राथमिक श्वसनी होती है और एक द्वितीयक श्वसनी होती है। इसके बाद में देखिए ये जो श्वसनी होती है, जो ब्रोंकाई होती है, फेफड़ों के अंदर कई भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसे श्वसनिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रोंकाई होती है कई भागों में डिवाइड हो जाती है, यहां से इस प्रकार से कई भागों में डिवाइड हो जाती है। और इसे ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में श्वसनिकाएं भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो श्वसनिकाएं होती है, इनके किनारों के ऊपर एक गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वुलाई कहते हैं, जिसे कूपिका कहते हैं। ये जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है इसे एल्वुलाई कहते हैं, यानी कि कूपिका। और हमने पढ़ा था कि जो गैसों की जो आदान प्रदान की क्रिया होती है, गैसों की जो विनिमय की क्रिया होती है, वह इसी एल्वुलाई के अंदर होती है, इसी कूपिका के अंदर होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है कि एक स्ट्रेनम पाई जाती है। यहां पर एक बोन पाई जाती है जिसे स्ट्रेनम कहा जाता है। इस बोन को स्ट्रेनम यानी कि उरोस्थी कहा जाता है। इसी का एक नाम और होता है, इसे रिस्ट बोन भी कहते हैं। इसी का एक नाम और होता है, इसे चेस्ट बोन भी कहते हैं।
और दोस्तों फेफड़ों के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों डायफ्राम होता है। इतना हो गया दोस्त। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो प्रत्येक फेफड़ा होता है इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार से कुछ एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों इस दोहरी झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन। दोस्तों ये जो दोहरी झिल्ली होती है इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जबकि जो इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसे इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए, जो बाहर की तरफ होती है उसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि जो अंदर की तरफ होती है उसे इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, पैराइटल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। और इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे विसिरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इतना हो गया दोस्तों। जो फेफड़े के बाहर की तरफ जो ये दोहरी झिल्ली होती है इसकी जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे पैराइटल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जबकि जो अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे विसिरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है कि खाली स्थान पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है जिसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है। जो खाली स्थान पाया जाता है इन दोनों झिल्लियों के बीच में उसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है कि एक द्रव भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। इसके अंदर जो द्रव होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और दोस्तों इस प्लूरल फ्लूइड का कार्य होता है, देखिए इसका जो कार्य होता है, इसका पहला कार्य होता है कि फेफड़ों को घर्षण से बचाता है। तो लिखिए, फेफड़ों को घर्षण से बचाना। और इसका दूसरा कार्य होता है कि फेफड़ों को भारी आघातों से बचाना। फेफड़ों को भारी आघातों से बचाना। तीसरा कार्य होता है कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है इन दोनों को चिपकने से रोकता है। तो लिखिए, दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकता है। इसमें एक चीज और देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेकिया होती है इसके अंदर क्या होता है कि सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिन्हें कार्टिलेजिन रिंग कहा जाता है। इन जो ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं इन्हें कार्टिलेजिन रिंग कहा जाता है। ये दोस्तों जो सी आकार के छल्ले होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट होते हैं और हाइलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइलिन के। और ट्रेकिया के अंदर जो इनकी संख्या होती है वह 16 से 20 होती है। इनकी जो संख्या होती है वह 16 से 20 होती है। ध्यान में रखना दोस्तों, ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजिन रिंग होती है उनकी जो संख्या होती है वह 16 से 20 होती है। और इसका जो कार्य होता है दोस्तों, इसका जो कार्य होता है कार्टिलेजिन रिंग का, वह होता है कि ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है। जो ये कार्टिलेजिन रिंग होती है ये ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है। तो लिखिए, ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है।
ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। इसी में एक चीज और देखिए दोस्तों, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये वक्षीय गुहा के संपर्क में होती है। इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वक्षीय गुहा के संपर्क में होती है। ये जो होती है वक्षीय गुहा के संपर्क में होती है, जबकि जो इसकी जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है ये फेफड़ों के संपर्क में होती है। तो लिखिए, ये जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है ये फेफड़ों के संपर्क में होती है। फेफड़ों के संपर्क में होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद एक नोट लगा करके लिखिए दोस्तों, आईसीएम क्या होता है। आईसीएम यानी कि इंटर कोस्टल मसल्स, इन्हें हिंदी में अंतरा प्रसुपेशिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो आईसीएम होती है, अंतरा प्रसुपेशिया होती है, ये क्या होती है दोस्तों, जब दो पसलियों के बीच में जो पसलियां पाई जाती हैं उन्हें ही इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। तो लिखिए, दो पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पसलियों को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। यानी कि अंतरा प्रसुपेशिया कहते हैं। दोस्तों, ये जो अंतरा प्रसुपेशिया होती है दो प्रकार की होती हैं। तो लिखिए, ये दो प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है EICM। EICM का मतलब होता है दोस्तों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो लिखिए, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स यानी कि बाह्य अंतरा प्रसुपेशिया। जबकि जो दूसरी होती है वो होती है IICM यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स यानी कि आंतरिक अंतरा प्रसुपेशिया। इन्हें हिंदी में भी आप लिख लीजिए, इसे बाह्य अंतरा प्रसुपेशिया कहते हैं, जबकि इसे आंतरिक अंतरा प्रसुपेशिया कहते हैं। इसके बाद हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, ब्रीथिंग। देखिए ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है दोस्तों वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाना और फेफड़ों से CO2 को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है यही ब्रीथिंग कहलाती है। तो लिखिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाना तथा फेफड़ों से CO2 को बाहर निकालने की क्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो सांस लेने की दर होती है वह 15 से 16 बार प्रति मिनट होती है। तो लिखिए, स्वस्थ मनुष्य में
सांस लेने की दर वह 15 से 16 बार प्रति मिनट होती है। तो लिखिए 15 से 16 टाइम्स पर मिनट। इसमें एक चीज और देखिए दोस्तों, एक होता है रेस्पायरोमीटर। इसे ही एक नाम से और जानते हैं, स्पायरोमीटर। दोस्तों ये जो रेस्पायरोमीटर होता है या फिर स्पायरोमीटर होता है, यह एक प्रकार का उपकरण होता है जो कि श्वसन की दर को मापने का कार्य करता है। तो लिखिए यह एक उपकरण होता है जो श्वसन की दर को मापता है। इसके बाद देखिए दोस्तों स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग। तो हेडिंग लगा दीजिए स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग। तो दोस्तों इसके दो स्टेप होते हैं, देखिए कौन कौन से दो स्टेप होते हैं। पहला होता है दोस्तों इंस्पायरेशन, यानी कि अंतः श्वसन। और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सपायरेशन, यानी कि उच्च श्वसन। हिंदी में भी इनके नाम अटपटे होते हैं, उच्च श्वसन। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो इंस्पायरेशन की जो क्रिया होती है एक विशेष स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। देखिए इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। इसके लिए कंडीशन होती है दोस्तों जब फेफड़ों की वायु का दाब कम होता है वायुमंडलीय दाब से। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो फेफड़ों की वायु का दाब होता है वह कम होता है किससे, वायुमंडलीय दाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब फेफड़ों की जो वायु का दाब होता है वह कम होता है किससे, जब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तो दोस्तों इस स्थिति में इंस्पायरेशन यानी कि अंतः श्वसन की क्रिया होती है। अब देखिए दोस्तों इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दोस्तों इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहां से अंदर प्रवेश करती है, क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन यहां से अंदर प्रवेश करती है, फेफड़ों के अंदर जाती है, यहां पर क्या होता है कि डायफ्राम होता है। ये जो होता है दोस्तों डायफ्राम होता है। और यहां पर क्या होता है कि आईसीएम पाई जाती है, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हमने एयर को अंदर लिया तो क्या होता है कि ये जो डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो डायफ्राम होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि संकुचित हो जाता है। जैसे ये डायफ्राम संकुचित हो जाता है तो इससे क्या होता है कि इस वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि वक्षीय गुहा का जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। इसी के साथ में क्या होता है कि दोस्तों जैसे ये एयर अंदर आती है और डायफ्राम संकुचित होता है तो इसी के साथ में क्या होता है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये भी संकुचित हो जाती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में आ जाती है। तो लिखिए ये जो आईसीएम होती है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि संकुचित हो जाती है।
और दोस्तों जैसे ये इंटरकोस्टल मसल संकुचित होती हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी पसलियां होती हैं और जो स्ट्रेनम होती हैं ये ऊपर की ओर चढ़ जाती है। आप देखिए, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो आप एक बार देखिए, ऑक्सीजन को अंदर लीजिए सांस के द्वारा। तो देखिए मैं ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि जो पसलियां और जो स्ट्रेनम है वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो लिखिए, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेनम और जो रिब्स होती हैं, रिब्स एंड स्ट्रेनम ऊपर चढ़ जाती है। यानी कि अपवर्ड अवस्था में आ जाती है। जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इसका जस्ट रिवर्स होता है। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फेफड़ों की वायु का दाब होता है ये ज्यादा होता है वायुमंडलीय दाब से। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस स्थिति में क्या होता है कि एक्सपायरेशन की क्रिया होती है। कब होती है एक्सपायरेशन की क्रिया? जब फेफड़ों की वायु का दाब ज्यादा होता है वायुमंडलीय दाब से। तो इस स्थिति में क्या होता है कि CO2 को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। देखिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, जो CO2 होती है वो बाहर निकल रही होती है। जो CO2 होती है वो बाहर निकलती है। और यहां पर जो होती हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, यानी कि ICM। और ये जो होता है डायफ्राम होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही इन फेफड़ों से क्या होता है कि जो CO2 बाहर निकलती है उस स्थिति में क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्सेशन अवस्था में आ जाता है। जो डायफ्राम होता है वो शिथिलन अवस्था में आ जाता है। शिथिलन यानी कि रिलैक्स अवस्था में आ जाता है। जैसे ही दोस्तों ये डायफ्राम शिथिलन अवस्था में आता है तो इससे क्या होता है कि जो वक्षीय गुहा का जो आयतन होता है वह घट जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वक्षीय गुहा का आयतन होता है वह क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये डायफ्राम शिथिलन अवस्था में आता है तो इसी के साथ में क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये भी शिथिलन अवस्था में आ जाती है। तो लिखिए, जो ये ICM होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये भी शिथिलन अवस्था में आ जाती है, ये भी रिलैक्स हो जाती है। इनका भी शिथिलन हो जाता है। दोस्तों जैसे ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रिब्स होती हैं और जो स्ट्रेनम होती हैं ये क्या होता है कि वापस उसी स्थिति में आ जाती है, वापस उसी जगह आ जाती है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाती है। तो लिखिए, रिब्स एंड स्ट्रेनम नीचे आ जाती है, यानी कि डाउनवर्ड चली जाती है। इसमें भी आप दोस्तों प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इंस्पायरेशन में एयर को अंदर लिया था, इस बार क्या करना है कि जो एयर को है बाहर निकालना है सांस के द्वारा। तो एक बार सांस लीजिए और अब इसे छोड़िए। तो देखिए छोड़ते समय क्या होता है कि जो रिब्स एंड जो स्ट्रेनम है वो नीचे चली जा रही है। इसके बाद में हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, प्रोसेस ऑफ गैसेज डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वुलाई, यानी कि प्रोसेस ऑफ गैसेज डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वुलाई, यानी कि एल्वुलाई से गैसों के विसरण की क्रिया। हिंदी में लिख लीजिए, कुपिकाओं से गैसों के विसरण की क्रिया। जो साइट होती है वो क्या होती है, देखिए
दोस्तों ये जो क्रिया होती है एल्यूलाई से ब्लड की तरफ होती है, यानी कोशिकाओं से रक्त की तरफ होती है। तो लिखिए एल्यूलाई से ब्लड की तरफ होती है। इसमें क्या होता है कि एल्यूलाई से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ जाती है, जबकि ब्लड से CO2 एल्यूलाई की तरफ आती है। दोस्तों ये जो क्रिया होती है ये कोशिकाओं से ब्लड की तरफ होती है, ध्यान में रखना है। दोस्तों इस क्रिया में क्या होता है कि गैसों के विसरण के लिए 3 प्रकार की श्वसनीय सतह पाई जाती है। तो लिखिए इसमें गैसों के विसरण के लिए 3 प्रकार की श्वसनीय सतह पाई जाती है। देखिए इस विसरण की क्रिया को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये एल्यूलाई होती है, ठीक है। इसमें यहां पर क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से ये जो संरचना होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और इसमें ये जो संरचना होती है ये ब्लड कैपिलरी होती है। दोस्तों अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर की तरफ आती है, और यहां से क्या होता है कि जो CO2 होती है वो बाहर निकलती है। दोस्तों ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी जो ये श्वसनीय सतह होती है इसे एल्यूलर एपिथीलियम कहा जाता है। और दोस्तों ये जो एल्यूलर एपिथीलियम होती है ये एक श्वसनीय सतह होती है, पहले नंबर की श्वसनीय सतह होती है, और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है। तो लिखिए मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। और इसकी दोस्तों जो दूसरी जो श्वसनीय सतह होती है वह ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोस्तों ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो लिखिए मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक ऐसी श्वसनीय सतह होती है जो कि अकोशिकीय होती है, यानी कि एसेल्यूलर होती है। एसेल्यूलर होती है, अकोशिकीय होती है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो तीसरी जो श्वसनीय सतह होती है वह यह होती है, देखिए जो कैपिलरी एंडोथेलियम की जो ये लेयर होती है, ये तीसरी श्वसनीय सतह होती है, इसे कैपिलरी एंडोथेलियम कहा जाता है। और यह भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, यानी कि सरल सेल की उपकला की बनी होती है। तो लिखिए मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखिए दोस्तों, और ये जो होती है कूपिका होती है, इसी कूपिका के अंदर क्या होता है कि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया होती है। गैसों के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है वह इसी कूपिका के अंदर होती है। तो लिखिए इसमें क्या होता है कि इस कूपिका के अंदर गैसीय विनिमय की क्रिया होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही जो ये ऑक्सीजन होती है ये एल्यूलाई से कहां जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। यहां से दोस्तों ये जो ऑक्सीजन जो यहां से अंदर आ रही है ये एल्यूलाई से इस ब्लड के अंदर आ जाती है। और ब्लड से जो CO2 होती है, और ब्लड से जो CO2 होती है वह इस एल्यूलाई के द्वारा क्या होता है कि यहां से बाहर निकाल दी जाती है।
दोस्तों ये जो गैसों के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है ये इस कूपिका के द्वारा होती है, और दोस्तों ये जो क्रिया होती है यही कूपिकाओं से गैसों के विसरण की क्रिया कहलाती है। ध्यान में रखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में हम गैसों के पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।